नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई पाई मार्क्स में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको NCERT क्लास 9th का मैथ पढ़ाऊंगा। ये बुक जो आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये क्लास 9th की NCERT है। तो इस पहले चैप्टर से पहले मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बेसिक समझाना चाहता हूँ, तो हमारे चैनल पर बने रहें और देखें। सबसे पहले संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? तो संख्या दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्या। नंबर दो, अवास्तविक संख्या। देखिए समझिए, वास्तविक संख्या कौन सी होती है और अवास्तविक कौन सी। तो सबसे पहले मैं आपको अवास्तविक संख्या समझाता हूँ। अवास्तविक संख्या, हेडिंग डालेंगे अवास्तविक संख्या। देखिए, अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर ऋणात्मक होता है, मतलब जिनका स्क्वायर माइनस का होता है। वे संख्या कैसी होती हैं? अवास्तविक संख्या। एग्जाम्पल जैसे, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। वे संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक मतलब माइनस, नेगेटिव, ऋणात्मक होता है, वे संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे रूट -2, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? -2। रूट -3, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? -3। हम ये कह सकते हैं रूट के अंदर जो भी संख्याएं होंगी, मतलब रूट एक ही फॉर्म जो होगी वो कैसी संख्या होगी? अवास्तविक। अवास्तविक संख्याओं में हमेशा उनका स्क्वायर ऋणात्मक रहेगा। हम इनको माइनस को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, जैसे रूट -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 गुणा रूट -1। तो √2 -1 की जगह लिखते हैं हम i, तो हम लिख देते हैं i√2। अगर किसी संख्या के साथ में i लगा हुआ है तो वो संख्या भी कैसी होगी? अवास्तविक होगी, क्योंकि i का मान क्या होता है? √-1। अगर √-1 का हम स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा? तो माइनस में ही आएगा ना। और यदि हमने लिख दिया 3i तो कैसी संख्या होगी? अवास्तविक। यदि किसी संख्या के साथ में i लगा हुआ है, यह रूट के अंदर ऋणात्मक है, तो वो संख्या कैसी होगी? अवास्तविक। चलिए वास्तविक के बारे में कुछ बात करते हैं। अब समझते हैं वास्तविक संख्या, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। वे संख्या जिनका स्क्वायर या वर्ग धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव, प्लस का धनात्मक होता है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे √2 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2। √3 का करोगे तो कितना होगा? 3। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4। सब ये प्लस के आएंगे। अच्छा, -2 का करोगे तो कितना होगा? +4। पता -2 का +4 कैसा होता है? -2 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि माइनस गुणा में कितनी बार है? 2 बार। माइनस की माइनस से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है? प्लस। और 2 दूना कितना होगा? 4। तो इसलिए क्या आएगा? ये प्लस का, तो पॉजिटिव नंबर होगा ये। अब आ गए आप और देखिए, जिस 1/2 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 1/4।
कहने का तात्पर्य ये है कि संख्याएं पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे भिन्न में हो चाहे कैसे भी हो। अब ज़ीरो है तो जीरो कैसी संख्या होगी? तो जीरो को भी आप वास्तविक संख्या मानेंगे। अब वास्तविक संख्या देखो, वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे परिमेय अपरिमेय। जो संख्या परिमेय होगी वो वास्तविक होगी, जो संख्या अपरिमेय होगी वो भी वास्तविक होगी, जो संख्या धन पूर्णांक होगी वो भी वास्तविक होगी, जो संख्या ऋण पूर्णांक होगी वो भी वास्तविक होगी, जो संख्या पूर्णांक होगी वो भी वास्तविक होगी, जो संख्या नेचुरल नंबर होगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? एक वास्तविक। क्योंकि हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या और ये सभी संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अवास्तविक संख्याओं को हटाकर जितनी भी संख्या हैं वो सब वास्तविक संख्या हैं। आई बात समझ में? देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हो? 1, 2, -2, √2, √3, -1/2, 1/3, 0, पाई आदि आदि संख्याएं क्या होंगी? ये वास्तविक संख्या। अब आगे चलते हैं, वास्तविक संख्याओं के दो कौन से प्रकार होते हैं, अब उन चीज़ों को समझो। देखिए वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 अपरिमेय, नंबर 2 परिमेय। पहले आप अपरिमेय संख्या को समझो, परिमेय को। देखिए परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो संख्या परिमेय संख्या होती है। P और Q क्या है आप पूछोगे तो P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो? आगे बताऊंगा। पूर्णांक का अर्थ होता है कि 1, 2, 3, 4 माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जीरो भी एक पूर्णांक है। ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक। ये बटे में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक कभी बटे में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। पूर्णांक एक पूरी पूरी संख्या होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, कोई सी भी संख्या हो। तो P और Q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक। तो वे संख्या, डेफिनेशन, वे संख्या जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म में लिखते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। लेकिन P और Q पूर्णांक तो हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है, Q का मान क्या ना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखोगे, जैसे 1/2, -1/2, 3, 3/7, ये इस तरह की जो संख्याएं होंगी सभी ये कैसी होंगी? परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या होंगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाई कैसी है? तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में और देख लेते हैं। जीरो कैसी संख्या है बताओ? तो जीरो एक परिमेय संख्या है। कैसे? हम 0/1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं। तो ये P है और ये क्या है? Q। तो P क्या है? एक पूर्णांक है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। Q क्या है? 2 है। Q का मान 0 थोड़ा ही है। अगर Q का मान 0 होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। अगर मैं लिख दूँ 1/0 तो ये क्या परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P तो एक पूर्णांक है लेकिन 0 पूर्णांक नहीं है। 0 क्या है? वो सॉरी, 0 भी पूर्णांक है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कंडीशन फेल हो गई। अब आप परिमेय अपरिमेय संख्याओं को समझ गए होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते।
की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन कंडीशन इसमें भी कि क्यू का मान क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फिर अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखेंगे फिर तो कौन सी संख्या बची, बताता हूँ। जिस √2 है, √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 है, √5 है, √6 है। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि √4 कैसी संख्या है, बताओ कैसी है, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का मान कितना होता है, 2, और 2/1 हम लिख सकते हैं, तो 2/1 संख्या कैसी होगी, ये परिमेय संख्या। अब इसी प्रकार रूट के अंदर संख्या तो होनी चाहिए, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। तो हम ये लिखेंगे इसमें कि √a की फॉर्म में जो संख्या होगी, √a की फॉर्म में संख्या अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन a का मान पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई? ये अपरिमेय संख्या है कि रूट के अंदर तो होनी चाहिए, लेकिन उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, जो a होगा हमारा। अब बात करते हैं, अब आगे देखो। अब जो परिमेय संख्या होती हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे अब यहाँ से संख्याएं देखते हुए चलेंगे। जैसे नंबर 1 में डालता हूँ पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में समझो आप। पूर्णांक, देखो पूर्णांक का अर्थ होता है, आपको इससे ही लग रहा होगा, पूर्ण प्लस अंक। इसके अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण प्लस अंक, इसका अर्थ ये है कि जो अंक पूरा पूरा है वो अंक क्या होगा, पूर्णांक। मैं आपसे पूछूं 1/2 क्या है, पूर्णांक है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 1/2 पूरा पूरा अंक नहीं है, इसका मतलब होता है आधा। अगर मैं पूछूं 1 क्या पूर्णांक है, तो आप कहोगे हाँ 1 पूर्णांक है। अगर मैं पूछूं 2 क्या है, तो आप कहोगे हाँ पूर्णांक है। मैं पूछूं -2 क्या है, तो आप कहोगे पूर्णांक है, क्योंकि माइनस का है, तो इसलिए ये क्या है, पूर्णांक। तो फ्रेंड्स लाइट भाग गई थी, देखिए अब शुरू करते हैं दोबारा। पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में मैं आपको बता रहा था, पूर्णांक क्या होते हैं। तो जो पूरी संख्या होती है उसी को पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्ण प्लस अंक, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। या -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, अनंत तक ये क्या है, पूर्णांक। 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस अनंत से लेके 0 और प्लस अनंत तक जो भी नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक में क्या होते हैं, प्लस की संख्या होती है। जैसे +1, +2, +3, +4, इस तरह से इनफाइनाइट तक। इनको हम क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक। अब बात करते हैं ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक, अब देखिए ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरह से अनंत तक क्या होते हैं, क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक। अब एक हो गया 0। अब आप कहोगे कि 0 क्या है, तो देखिए 0 जैसे होता है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। इसी प्रकार 0 भी क्या है, एक उदासीन है। ना तो इसे धन पूर्णांक कह सकते और ना ही ऋण पूर्णांक कह सकते, बीच का है ये। तो अब आगे पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या।
ये हो गया पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में अंतर है, कभी आप पूर्णांक और पूर्ण संख्या को एक ही समझ लो। ये होगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का भी यही है कि 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। जो भी संख्या धनात्मक होगी जीरो सहित उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 और धन पूर्णांक, ये मिलकर क्या बनाएंगी, पूर्ण संख्या बनाएंगे। 0 और धन पूर्णांक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो आप क्या कहोगे, 0 और धन पूर्णांक मिलकर बनाएंगे पूर्ण संख्या। आगे बात करते हैं, एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो गिनती होती है ना, गिनती आपकी, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं जीरो को छोड़ते हुए। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। तो हम ये कह सकते हैं कि धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या दोनों का मतलब एक है। और या हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं यदि उनमें से जीरो हटा दें तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या का यूज आपका बहुत है। अब आगे कुछ वैसी संख्याएं पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए आगे पढ़ लेते हैं हम। अब कुछ संख्या पढ़ते हैं, देखिए अलग वाली। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल स्वयं मतलब खुद, स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं मतलब कट जाती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। इनके दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इनके दो फैक्टर होते हैं। जिस संख्या के दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। जिस संख्या के दो फैक्टर होंगे वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। जिस संख्या के दो से कम फैक्टर होंगे, एक होगा, वो संख्या ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। देखिए सबसे पहले अगर मैं 1 को लिखता हूँ तो 1 एक अभाज्य संख्या है। तो आपको कि 1 तो एक 1 का फैक्टर 1 है और 1 से अलावा कोई फैक्टर ही ना है। हम कहेंगे 2, तो 2 एक 1 से कटेगी और किससे कटेगी, 2 से कटेगी। हम लिखेंगे 3, तो 3 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। अब हम लिख दें 4, तो 4 क्या होगा, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और ये 4 से भी कटेगी। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। यदि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो कैसी संख्या होगी, ये भाज्य। अब अभाज्य संख्या नहीं रही है। तो देखो अभाज्य संख्या आप कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली संख्या अभाज्य कौन सी हो गई, आप बताओ। तो आप कहोगे 2 हो गई, क्योंकि 2 सबसे पहला ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहली हो गई 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 7, 9 भी नहीं होगी, फिर होगी 11, 13, फिर होगी 17, 19, इस तरह से 23। इसी तरह से संख्याएं होंगी। ये कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य। मैं ये लिख देता हूँ कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 15।
50 से आ गए 51 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 10। टोटल कितनी हो गई? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25। तो 1 से 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। आपको हो गई 25। ठीक। 1 से 50 तक पूछें तो कितनी हो गई? 15। अगर हम कहने लगे 50 से 100 तक तो कितनी हो गई? तो हो गई 10। अब देखो, सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होगा? बे संख्या 1 और स्वयं, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित, मतलब कटना, विभाजित हो जाती हैं या होती हैं, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। इनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर, जिनको हम गुणनखंड या समापवर्तक बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल हम लिखे 2, 2 के कितने फैक्टर होंगे? 1 और 2। 3 के कितने फैक्टर होंगे? 1 और 3। 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2 और 4। तो सबसे पहली जो भाज्य संख्या मिली हमें, कौन सी मिली? तो वो मिली 4, क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है नहीं। तो अगर इसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो यदि ये भाज्य संख्या है तो हम सबसे पहली भाज्य संख्या लिखेंगे 4, 4, फिर लिखेंगे 6, 8, 9, 10, 12। इस तरह से ये संख्या देखो। अब 6 को देखेंगे तो 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 6 से। इसके कितने अधिक हैं? 2 से अधिक फैक्टर हैं इसके भी। और भाई 1 से भी कट रही है, 2 से भी और 3 से भी और 6 से भी। इसी प्रकार यदि हम 8 को देखें तो 8 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 4 से और 8 से। ये भी 1 से अधिक बार कट रही है, तो ये इसके भी 1 से 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य। यदि हम ये कहने लगें कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी, तो देखो टोटल नंबर कितने हैं? 100। अभाज्य संख्या कितनी है वो तो आपको पता है। अभाज्य संख्या है 25। 25 घटा दो, 1 और घटा दो, क्या? 0, क्योंकि 0 भी काउंट नहीं होगा। तो कितने हो गए? 26। तो 74 संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या हो। 74, 1 से 100 तक आपकी संख्याएं कितनी हो गई? 74 संख्या भाज्य हो गई। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। सह अभाज्य, सह अभाज्य वे संख्या जिनका HCF मतलब मासा, जिनका मासा 1 होता है, वे सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखो कैसे, जिसका HCF अगर 1 होगा वो संख्याएं तो क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य। इन संख्याओं में कॉमन नहीं जाएगा कुछ भी। जैसा हमने लिख दिया 2 और 3, तो इनमें आप कॉमन ले सकते हो? नहीं। अगर आप कॉमन नहीं ले सकते तो आप ये कह सकते हैं कि उनका HCF कितना होगा? 1 होगा। जैसा आगे अगर यदि हम लिख दें 3, 4, तो ये भी कैसी संख्या हैं?
सह अभाज्य संख्या, इनमें कॉमन नहीं जा रही है, मैं लिख दूँ 6 से 8, तो ये कैसी संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें 2 कॉमन जा रही है। 2 कॉमन ले लिया, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो ये 2 से दोनों कट रही हैं, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया, 1 नहीं हुआ, इसलिए ये कैसी संख्या है? ये संख्या सहअभाज्य है और ये संख्या सहअभाज्य नहीं है। तो अब आप सह अभाज्य संख्या भी समझ गए होंगे। अब आगे देखो, अगली संख्याओं के जो बारे में बताने जा रही हूँ वो संख्या है सम और विषम। सम संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो, मतलब 2 से कट जाए। दो से विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे 2 तो 2 से कट ही रहा है, 2 4 6 8 10। इसी प्रकार जो n तक होगा वो कैसी संख्या होंगी? सम संख्या। तो जो संख्या 2 से कट रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। अब आगे आते हैं विषम संख्याओं के बारे में। वे संख्या जो 2 से नहीं कटती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल, 1 2 से नहीं कट रही है, 3 नहीं कट रही है, 5 नहीं कट रही है, 7 नहीं कट रही है, 9 नहीं कट रही है, 11 नहीं कट रही है। इस प्रकार जो n तक संख्या होंगी वो कैसी होंगी? विषम संख्या। और हमेशा सम और विषम दोनों में 2 का डिफरेंस चलता है, 2 का अंतर चलता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझनी चाहिए थी, क्योंकि सवाल करने से पहले संख्याओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। यदि आपकी समझ में ना आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के, मैथ के। देखिए पहला क्वेश्चन, ये किताब है, वास्तविक संख्या है। सबसे पहला सवाल है जी, देखिए ये वो वाली किताब 9th की थी, वो 10th की थी, अब ये 9th की किताब है। अब इसमें सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। देखिए पहले चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है? प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे P/Q के रूप में या फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो पहला सवाल यही है, ये किताब है जिसमें क्या रखा, Q बराबर 0 नहीं है, तो आपको बताना है ये। तो मैंने अभी आपको समझाया कि शून्य एक परिमेय संख्या, लेकिन क्यों है? 0/1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? P/Q, क्या Q 0 है
तो हम लिखेंगे कि Q 0 नहीं है। हम लिखेंगे P एक पूर्णांक है। P क्या है? एक पूर्णांक है। इसलिए 0 मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल। एक्सरसाइज 1.1 है। अगला सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अगर मैं कह लगूँ आपसे कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ, एक, तो आप क्या करोगे? 3 और 4 इनका डिफरेंस कितना है? 1 है ना, वो 1 है। यदि इनका डिफरेंस 1 है तो आप एक काम करोगे, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे भाग। 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे भाग, इसीलिए 4, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे भाग। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो 6/2 और 8/2। देखो इनका हर समान है, तो 6 और 8 के बीच में एक ही परिमेय संख्या होगी ना, 7/8। अगर 1 कहा जाएगा तो 2 से मल्टीपल करना, 2 कहा जाएगा 3 से, 3 कहा जाएगा 4 से। इस तरह से और भी एक तरीका होता है परिमेय संख्या निकालने का। तो अब 6 निकालनी है आपको, तो आप क्या करो, 3 गुणा 7/7, 4 गुणा 7/7, तो ये हो जाएगा 7 या 21/7, ये हो जाएगा 28/7। अब देखो 6 कौन कौन सी संख्या होंगी, तो वो जो संख्या होंगी 21 से आगे क्या आता है? 22, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 संख्या हो गई। ये आपका आंसर है। तो बहुत हल्के सवाल हैं, आप समझते चलो। यदि आपको संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी है जो मैंने स्टार्टिंग में समझाई, तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत जल्दी कर लोगे। आगे फिर कहा इसने, एक तरीका और क्या बताता हूँ मैं, जैसे 3 और 4 के बीच निकालना था आपको, 3 और 4 के बीच, तो आप एक काम करो, इनको जोड़ो और आधा कर दो। पहली संख्या आपको निकालनी है, तो 3 + 4/2, तो कितना हो जाएगा? 7/2। अब सेकंड अगर संख्या निकालनी है तो इसके साथ फिर से जोड़ो पहले वाले को, 3 + 7/2, फिर क्या कर दो? आधा कर दो। तो आधा करोगे, देखो बटे में 1 है, 2 तिया 6, 7 एकन 7, इस तरह से एलसीएम लेते हैं। 2 एकना 2, ना है समझ में? 2 तिया 6, 7 एकन 7 और बटे में 2 एकना 2, मतलब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसकी इससे, इसकी इससे और इस वाले की इससे। अगर आपसे एलसीएम लेना ना आता हो तो 2 तिया 6, 7 एकन 7, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, तो हो जाएगा 13/2। और 2 और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इस तरह से आप कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं, जो आया उसे पहले वाले के साथ जोड़ते चले जाओ। मान लो आपको थर्ड संख्या निकालनी है, तो फिर पहले वाले के साथ जोड़ दो, 13/4, और जोड़ के क्या कर दो? आधा कर दो। फिर इसके बटे में 1 मानो, 4 तिया 12, 13 एकना 13, और फिर बटे में 4 एकना 4 और 1/2, तो ये हो जाएगा 25/8। तो वो संख्या अलग आएंगी, लेकिन आएंगी उनके बीच की, उत्तर अलग आएंगे, लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि संख्याएं उनके बीच की आ रही हैं, ये भी और वो भी। ये दोनों तरीके हैं निकालने के, कोई से भी तरीका आप अपना सकते हो सवाल को सोल्व करने के लिए।
नेक्स्ट सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। देखो 3/5 और 4/5, इनके बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। अगर 5 निकालनी है, मान लो एक परिमेय संख्या निकालनी होती तो हम 2 से मल्टीपल कर देते, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 4 दूना 8। अब आपको कितनी निकालनी है? तो आपको होगी 5 निकालनी है, तो 6 से ऊपर मल्टीपल करो, 6 से नीचे, 4 × 6 और 5 × 6, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, तो 4 छंग 24, तो 24 और 6 पंजे 30। अब निकाल दो 19/30, क्योंकि 18 से आगे क्या आएगा? 19, 19 से आगे क्या आएगा? 20, और 20 से आगे 21, 21 से आगे 22, कितनी हो गई? 2 और 2 4 और 1 23/30। ये 5 संख्या हो गई। अब 23 से आगे चलोगे तो फिर वो 24 आ जाएगा। ये इनके बीच की संख्या हो गई। तो कितनी संख्या हो गई? ये 5 संख्या है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, हाँ विकल्प है। तो सबसे पहला विकल्प है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ आप। तो देखो प्राकृतिक संख्या क्या बताई मैंने? 1 2 3 और n तक, यही तो बताई। पूर्ण संख्या क्या बताई? 0 1 2 3 और n तक। तो ये क्या हो गई? ये प्राकृतिक संख्या ही तो हो गई। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। इसलिए ये क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्या आता? 1 2 3 4 और n तक। पूर्ण संख्या में क्या आता है? उसमें 0 लगा देते हैं। तो जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होंगी। अगर मैं ये कहूँ कि पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें 0 शामिल है। अगर 0 को हटा के कहने लगे कि 0 को हटाने पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी, तो ये बात सही होगी। अगर ये कहें कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी, तो ये बात गलत है। तो इसलिए सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही, मतलब सत्य। सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या होती है। आप बताओ इसका आंसर। मैंने पूर्णांक के बारे में बता रखा, पूर्ण संख्या के बारे में भी। देखो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि तो ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत। क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक 2 ही प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। मान लो कोई सा भी पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होगा? -3 -2 -1, इस तरह से 0, मतलब माइनस अनंत से 0 सहित प्लस अनंत तक क्या होगा? पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 से लेकर अनंत तक ही होगी, 0 से। तो इसमें इतना पार्ट तो आ रहा, इतना ही पार्ट तो आ रहा, लेकिन ये पार्ट तो बच रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे? असत्य। हाँ, अगर इस तरह से लिखा होता कि एक पूर्ण संख्या, जो हर एक पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक हो सकता है या नहीं, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। कैसे? पूर्ण संख्या में क्या आता है? 1 2 3 इस तरह से अनंत तक, और इसमें क्या आएगा? माइनस से लेकर, तो इसका पार्ट इसमें आ रहा, इसलिए सही हो जाता। तो अब क्या होगा? ये गलत। नेक्स्ट सवाल देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। मान लो 1/2 है, तो 1/2 पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये पहली एक्सरसाइज ख़त्म हुई। चलिए अब कल नेक्स्ट टाइम अगली एक्सरसाइज बताएंगे 1.2। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर करें। ये पूरी किताब ही हम कराएंगे कक्षा 9th की पूरा। जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।